हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर के इंग्लिश +2 और मैं हूं सियास। आज आप देखने जा रहे हैं हिंदी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। जो कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो अर्धनारीश्वर कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर। याद रहे, ठीक है। चलिए आते हैं चैप्टर पर, समरी पर आते हैं, सारांश पर आते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। पहले ही लाइन में क्लियर कर दिया है कि ये जो आपका चैप्टर है वो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है ना। बोल रहा है ना, निबंध। ठीक है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो निबंध है। कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। ठीक है। दिनकर जी इसमें स्त्री और पुरुष के गुणों को बताया है और समाज द्वारा इनमें किए जाने वाले भेदभाव को बताया है। जैसे इसमें जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर जो है पुरुष और स्त्री के गुणों को बताया है, पुरुष और स्त्री के गुणों को बताया है और समाज में जो इनमें भेदभाव होते हैं, स्त्री में पुरुष में जो भी भेदभाव हो रहे हैं उसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर बताए हैं। ठीक ना। मतलब ये चैप्टर में जो है स्त्री और पुरुष के बीच में जो भी भेदभाव होता है, ठीक ना, दोनों के मतलब रख रखाव, मतलब निकलने पर, घर से बाहर निकलना है तो उसको नहीं निकलना, हम निकल सकते हैं पुरुष होकर, उसको नहीं निकलना है, वो ये काम नहीं कर सकते, हम ये काम कर सकते हैं, है ना। तो ये सब बात को बताए हैं रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। पहला जो पॉइंट जो है आपसे सीधा पूछेगा अगर कभी एग्जाम में कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो क्या बोलिएगा? शिव और पार्वती, शंकर और पार्वती भी कह सकते हैं। शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, कल्पना किया गया रूप है। ठीक है। कल्पित रूप है। कैसा रूप है? कल्पित रूप है। किसका रूप है? तो शिव और पार्वती जी का, है ना, शंकर भगवान और पार्वती देवी का। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जिसमें आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। हाँ, अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसमें आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग स्त्री का होता है। मतलब यहां से पूरा आधा, ठीक है, यहां से पूरा आधा, मतलब आधा से शंकर भगवान, ठीक है, और आधा से पार्वती देवी। ठीक ना। तो शंकर भगवान का आधा फेस दिखाई देगा तो आंख क्या होगा? विकराल होगा, नहीं विकराल। ठीक है। और यहां से पूरा त्रिशूल लिए हुए, है ना, शंकर भगवान, और यहां से पूरा बाघ का छाल नीचे पहने हुए रहते हैं। ठीक है। और यहां से पार्वती जी का जो आंखें जो है वो रसमई आंखें। लेडीज लोग का कैसा होता है? जेंट्स ऐसा थोड़ी होता है विकराल, नहीं, गुस्सा से, है ना। तो पार्वती जी का आंख थोड़ा सा रसमई होगा जैसे औरत लोग का होता है ना, स्त्री का होता है। ठीक है। उसके बाद हाथ में कंगन होगा, साड़ी वगैरह पहने हुए रहेगी, है ना। तो आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का, ऐसे आधा आधा यहां से। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। इसके जरिए लेखक यह समझाना चाहते हैं कि नारी पुरुष से कम नहीं है और पुरुष में भी नारी का गुण होता है। इसमें यह कहना चाहते हैं कि नारी जो है वो पुरुष से कम नहीं है, नारी जो है पुरुषों से कम नहीं है, ठीक ना। और पुरुष में भी नारी का गुण होता है। बहुत को देखिएगा, पुरुष में नारी का गुण होता है, वो अपने से खाना ही बना लेते हैं, पुरुष होकर खाना बना लेंगे, घर बाहर भी लेंगे झाड़ू से, है ना, नीचे बैठ जाएंगे और घुसुक घुसुक के बहारेंगे, है ना। तो नारी का गुण उनमें आ गया है। छोटा बच्चा घर में है ना, बेटा है बेटी है, उसको अच्छा से नहला देना, खाना खिला देना, तो क्या होता है कि नारी का गुण पुरुष में होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नारियों की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। बोल रहा है अच्छा, स्टार्टिंग में जब आदि मानव जब आया होगा, हाँ, बोल रहा है कि जब स्टार्टिंग में जब आदि मानव जब आया होगा तो क्या वो उस घड़ी क्या होगा कि सब लोग में कोई भी भेदभाव नहीं रहा होगा, स्त्री पुरुष सब एक साथ रहते थे। कहीं भी जाना होगा तो एक साथ, मान लीजिए जंगल में गए, स्त्री भी जा रहा है पुरुष भी जा रही है,
मतलब स्त्री भी जा रही है और पुरुष भी जा रहा है, ठीक है। और वहां कोई जंगली जानवर अगर मिल गया, अगर वो अटैक कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पुरुष आगे रहेगा भाला लेकर, बल्कि वहां पर स्त्री पीछे नहीं रहती है, बल्कि वो भी आगे भाला लेकर उसको मारने के लिए जानवर को आगे रहती है। जंगल से लकड़ी काटना है तो सिर्फ पुरुष नहीं जाएगा, स्त्री भी जाएगी। तो उस टाइम स्टार्टिंग में जब दुनिया स्टार्ट हुआ था, आदि मानव के टाइम में, जंगलों में सब लोग साथ में जाते थे, है ना। चाहे वो किसी जानवर से मुकाबला करना हो, चाहे भोजन की तलाश में, लकड़ी काटना हो, हर काम में साथ जाते थे। लेकिन ये सब बाद में हो गया है कि स्त्री घर में रहेगी और पुरुष जाएगा बाहर काम करने के लिए। स्टार्टिंग नहीं था। अच्छा, पशु और पक्षी में क्या भेदभाव है कि नर मादा, तो नर जो है आसमान में, खुले आसमान में उड़ सकता है, और जो मादा जो है, जो उसमें स्त्री जो है, पक्षी है ना, वो घर में रहेगी, घोंसला में रहेगी। ऐसा है, तो उन लोगों में भेदभाव नहीं है। पशु में, पक्षी में भेदभाव नहीं है। मानव में भी स्टार्टिंग में भेदभाव नहीं था जब दुनिया स्टार्ट हुआ था, आदि मानव के टाइम में। लेकिन अब जब कृषि स्टार्ट हुआ, कृषि जब स्टार्ट हुआ, कृषि मतलब खेती, तो नारी का प्राधीनता कहां से शुरुआत हुआ? जब कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि के आविष्कार होने से यह चीज क्लियर हो गया कि पुरुष जो है खेतों में काम करने के लिए जाएगा और नारी जो है घर में ही रहेगी। उसी टाइम से नारी का प्राधीनता मतलब क्या, गुलामी जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसी घड़ी से जब कृषि का आविष्कार हुआ था, तभी से, ठीक है। हाँ, जिसके चलते नारी अपने घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। इस तरह से नारी पूर्ण रूप से पुरुष पर निर्भर हो गई, और इस तरह से नारी जो है हर काम के लिए पुरुष पर निर्भर हो गई। कि आप बाहर जा रहे हैं तो ये सामान लेते आइएगा, ये चीज करते आइएगा। तो हर काम के लिए जो है नारी जो है पुरुष पर डिपेंड हो गई, निर्भर हो गई। कब? कृषि के आने के बाद से, ठीक है। चलिए, कुछ लेखकों ने नारी को नागिन और जादूगरनी कहा है। बताइए, लेखक कभी सभी कम नहीं है, नारी को नागिन और जादूगरनी भी कहा है कुछ लेखकों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्नॉड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछता है एग्जाम में कि नारी को अहेरिन और नर को अहेर किसने कहा है? तो वर्नॉड शॉ ने कहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वर्नॉड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रेमचंद ने कहा है पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। वाह वाह, प्रेमचंद तो और हद कर दी। बोल रहे हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है अपने आप में, ठीक है, तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। ठीक है। तो प्रेमचंद जी ने कहा है कि जब नर जो है जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। ये बात कौन बोले हैं? प्रेमचंद जी बोले हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे लेकिन प्लीज। चलिए, गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। गांधी जी जो है अपने जीवन के अंतिम टाइम में, है ना, नारीत्व की पूजा की थी, नारी की पूजा की थी, है ना। कौन? गांधी जी, है ना। नारी के लिए साधना किए थे, पूजा किए थे, है ना, ठीक है। चलिए आगे। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था बापू मेरी माँ है। हाँ, उनकी पोती जो है यही सब चीज को देखकर कि बताइए मेरे दादाजी जो हैं नारी का कितना सम्मान करते हैं, इनमें भी नारी का गुण है हमारे दादाजी में। तो इन पर है ना, इनकी पोती जो है वो किताबें लिखती है, एक किताब लिखती है। उस किताब का नाम भी क्या रखे हैं? तो बापू मेरी माँ। बापू मेरी माँ मतलब तो ऐसे ही उनके दादाजी रहे होंगे कि पूरा जो भी नारी का जो काम होता है वो काम अपना पोती को करके देते थे, ठीक ना। तो इसीलिए है ना, उनसे प्रेरित होकर, है ना, एक किताब लिखती है। उस किताब का नाम क्या रखें? बापू मेरी माँ। लोग बोलते हैं जी, कभी ऐसा रिश्ता होता है बढ़िया,
ठीक है। जैसे कि नहीं कभी बोलता है कि मेरी मम्मी मेरे पापा हैं, कोई बोलता है भाभी मेरी माँ है, तो वैसा प्यार मिलता है, वैसा दुलार मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए आदमी वैसा कह देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अतः इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान और अधिकार को बढ़ाने पर बल दिया गया है। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि इस निबंध में क्या बताया गया है कि स्त्रियों के, नारियों के सम्मान और अधिकार को बढ़ाने पर बल दिया गया है, ठीक है। अर्धनारीश्वर में यही बताया गया है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इतना एग्जाम लिख दीजिएगा ना तो समरी का काम करेगा, ठीक है। तो उसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।